नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत बर्ड फ्लू की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 1,66,000 मुर्गियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का ये बयान सामने आया है, जिसमें पोल्ट्री फार्म में निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पंचकुला के रायपुर रानी से लिया गया था सैंपल, जिसके बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मुर्गियों को मारने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। भोपाल लैब में इनके जांच के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 1,66,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारा जाएगा। ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। कितने आए इस दायरे में? इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाज़ा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। इसमें फार्म आए 5। तो हिमाचल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे हालातों की समीक्षा की है। सीएम ने कहा कि पौंग डैम में आने वाले प्रवासी पक्षी पहले राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश जाते हैं, और अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है उससे ये लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही बर्ड फ्लू फैला है। पशुपालन और वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि पौंग डैम में बर्ड फ्लू के मामले में आने के साथ ही उस एरिया को सील कर दिया गया था और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। लगभग जो टीमें 55 तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम से यहाँ पर जो काम कर रही हैं, और 10 टीम जो है हमारी वाइल्ड लाइफ जो हमारे फॉरेस्ट का है उनके माध्यम से यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ों की जानकारियाँ अभी तक आनी है कि ये पशुओं में कितना फैलता है और आदमी को कितना प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग बातें अभी तक आ रही हैं, लेकिन बताया जाता है अभी तक कि अगर आदमी को ये संक्रमण हो जाए इस वायरस का तो खतरनाक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कैंपेन जो एडजॉइनिंग एरिया हमारे जहाँ पॉपुलेशन हमारे नज़दीक रहती है, वहाँ उस एरिया में लोगों को जानकारी इस सारी बात की ठीक प्रकार से पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड रेणुका झील में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते यहां प्रवासी पक्षियों की वन्य प्राणी विभाग ने निगरानी को बढ़ा दिया है। वन्य प्राणी विभाग के मुताबिक कर्मचारी जहां खुद प्रवासी पक्षियों की निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं अलग से बर्ड वॉचर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। रेणुका झील वेटलैंड में अभी तक कई प्रजातियों के करीब 600 पक्षी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रेणुका जी वेटलैंड में हर साल साइबेरियन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों से यहां बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। हम इनकी मॉनिटरिंग के लिए बर्ड वार्ड रखे हुए हैं, बर्ड वॉचर, जो उनकी निगरानी के लिए करते हैं। और जो उनके हमने बोला कि जो बर्ड कोई सुस्त मिलता है उनकी रिपोर्ट मलेशिया ऑफिस में करें, और खुद भी हम जो मॉनिटरिंग कर लेके जाते हैं, पूरा स्टाफ उसके लिए रखा हुआ है उनके बर्ड वॉचिंग के लिए। इसमें कुल विदेशी पक्षी 616 के करीब आए हुए हैं, जो मतलब इस रेणुका वेटलैंड पे है। और अब बात किसानों की करते हैं। केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की भी बैठक बेनतीजा रही है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब 15 जनवरी को एक बार फिर से यह बैठक होगी। वहीं किसानों ने अब आंदोलन को और तेज करने की धमकी दी है। 7 दौर की बेनतीजा बैठकों के बाद बारी आई 8वें दौर की बैठक की। दिन शुक्रवार का मुकर्रर किया गया।
तो करीब 11:15 बजे किसान नेता दल बल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन 8वें दौर की बैठक से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि कृषि कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और किसान परेड बहुत सक्सेसफुल कामयाब होगी और फैसला कौन भी होगी। सिंगू से विज्ञान भवन का सफर पूरा करने के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक शुरू हुई। 8वें दौर की इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बैठक में भी नतीजा कुछ नहीं निकला। बैठक में सहमति ना बनता देख किसानों ने कुछ देर तक मौन रखा और फिर नया नारा दिया, बिल वापसी घर वापसी। किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के सामने साफ कर दिया कि कानून खारिज ना होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, या तो वो मरेंगे या फिर जीतेंगे। इस बैठक में सरकार ने किसानों के सामने सुप्रीम कोर्ट का विकल्प रखा और कहा कि क्यों न 11 जनवरी को दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मिलें। हालांकि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद एक नई तारीख मुकर्रर की गई। अब जनवरी 15 को अगली बैठक होगी। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। 15 जनवरी को बैठक में समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन 26 तारीख को लेकर किसानों ने ये साफ कर दिया कि 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी वो जोर शोर से जारी रखेंगे। 15 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥਮ ਰਹੀ ਵੇ ਮੋੜਾ ਮੋੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ MSP ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बहरहाल अब सबकी नजरें 15 जनवरी पर टिकी हैं। क्या सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार किसानों को कोई नया प्रस्ताव देगी? क्या किसी और संशोधन से किसान आंदोलन खत्म करने पर राजी होंगे? आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अगले दौर की बैठक के बाद मिलना मुमकिन है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए दिल्ली से रविंदर बराड़ और पंकज कपाही की रिपोर्ट। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पर आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। सिरसा से कुछ नौजवान कंधे पर हल लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले हैं। कंधे पर हल उठाए ये नौजवान चल दिए हैं दिल्ली की ओर, जहां किसानों का महा आंदोलन अपने चरम पर है। सिरसा के गांव शेरपुरा से 25 नौजवानों का ये काफिला पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना हुआ। हल जिसकी जगह बेशक आज ट्रैक्टरों ने ले ली है, पर ये किसानी का प्रतीक है और इसी प्रतीक को अपने कंधों पर उठाए ये नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर महीने से दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। दिल्ली कूच हम हल लेके निकले हैं, जैसे कावड़ लेके हरिद्वार से गांव में आते हैं। हम गांव से हल लेके दिल्ली की तरफ कूच की हमने, गांव शेरपुरा से, और ये हल वहाँ पे दिल्ली के अंदर ही जाके उस राजधानी के अंदर ही जाके रोपेंगे ये। और पैदल पूरी टीम शेरपुरा गांव से ये पूरी की पूरी टीम लगातार दौड़ के दिल्ली तक पहुँचने का काम करेगी। किसान आंदोलन को हर कोई अपने अपने तरीके से समर्थन दे रहा है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर पहुंच रहा है, कोई साइकिल पर, तो कोई पैदल ही, तो कोई कंधे पर हल लिए कांवड़ियों की तरह इस आंदोलन में शामिल होने निकल पड़ा है।
1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे इस आंदोलन को अब इंतजार उस घड़ी का है जब ये किसी मुकाम तक पहुंचे। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात देश भर में चल रहे ड्राई रन की करते हैं, जिसके जरिए पूरे देश में टीकाकरण की अपनी योजनाओं को कामयाब बनाने की अग्नि परीक्षा हुई। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की उल्टी गिनती भी यहां से शुरू हो गई है। अब केंद्र ने राज्य सरकारों को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। ड्राई रन की ये तस्वीरें चेन्नई के ओमान दुरार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की हैं, जहां पहुंचकर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की। नेशनल ड्राई रन, यू कैन कॉल इट ए सॉर्ट ऑफ ए मॉक एक्सरसाइज फॉर एंश्योरिंग that we are thoroughly prepared about it. चेन्नई के अलावा शुक्रवार को देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 735 जिलों में एक बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया गया। इस ड्राइव रन के जरिए पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया, ताकि युद्ध स्तर पर टीकाकरण का काम पूरा किया जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके लिए एनजीओ को भी आगे आने की अपील की। I would request the non-government organizations, NGOs, to help in the smooth conduct of the COVID vaccination program and the mobilization of the potential beneficiaries in the best possible manner. आपको बता दें कि ड्राई रन का ये तीसरा मौका है। सबसे पहले 28-29 दिसंबर को सिर्फ 8 जिलों में ड्राई रन चलाए गए। इसके बाद 74 जिलों को कवर करने वाला पहला देशव्यापी ड्रिल 2 जनवरी को आयोजित किया गया। अब केंद्र ने राज्यों को जल्द वैक्सीन की डिलीवरी के लिए तैयार रहने को कहा है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वैक्सीन की डिलीवरी लेने को कहा था। सरकार ने पूरे वैक्सीनेशन को 3 फेज में बांटा है। पहले फेज में प्राइमरी हेल्थ सेक्टर तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। दूसरे फेज में जिन्हें वैक्सीन देनी है उनकी पहचान होगी, जबकि तीसरे फेज में टीका दिए जाने के बाद निगरानी होगी। इस समय देश भर में 41 एयरपोर्ट्स की पहचान की गई है, जहां वैक्सीन की डिलीवरी होगी। बाकी प्रायोरिटी ग्रुप्स में 30 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग भी वैक्सीन लगाने के पात्र होंगे, जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं पंजाब में भी कोरोना को मात देने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जगह जगह पर यहां पर ड्राई रन किया गया। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां पर ड्राई रन किया गया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने पूरी शिद्दत के साथ यहां पर भाग लिया है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ड्राई रन हुआ है। फरीदकोट, मोहाली, समाना, बरनाला, मोगा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ड्राई रन किया गया है और तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। और चलिए अब आपको हिमाचल की भी तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है। यहां पर 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया है। यहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया है।
ऊना, कुल्लू, किन्नौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन का रिहर्सल किया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे तीन तस्वीरें आपके सामने, ड्राई रन की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल में भी ड्राई रन किया गया है, जहां पर ऊना, कुल्लू और किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। वैक्सीन का रिहर्सल यहां पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि वैक्सीन की पूरी तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। तो हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में अब मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मौसम सुहाना होने के साथ ही यहां पर लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बर्फ जमे होने की वजह से कहा यह जा रहा है कि फिसलन बढ़ गई है, जिससे कई तरह के हादसे होने का भी डर है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यहां पर कई जगह पर हिमस्खलन होने का अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि घाटी में मौसम के सुहावने होते ही गुनगुनी सी धूप खिल गई है, जिसके बाद यहां की वादियां बर्फ की सफेद चांदी की तरह यहां पर चमकने लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई जगह हिमस्खलन का अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मौसम तो साफ हो चुका है, लेकिन हिमस्खलन जो है उसकी जो जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं जो रहती हैं, और ये इसके चलते जो है वो हिमाचल सरकार की ओर से, मौसम विभाग की ओर से और जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से जो है वो अलर्ट जारी किया जा चुका है। चलिए तस्वीरें मैं साझा करता हूँ अपने दर्शकों के साथ कि फिलहाल का मौसम कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उगते हुए सूरज देवता के दर्शन जो है वो अपने दर्शकों को करवा देते हैं हम लोग कि आज कांगड़ा घाटी में देखिए अभी सूरज देवता निकल रहे हैं, लेकिन बादलों की आगोश में नहीं है, ये धुंध की आगोश में है। फिलहाल देखिए इस इलाके में जो है वो पूरी तरह से अभी धुंध छाई हुई है, और सुबह के वक्त और भी ज़्यादा जो धुंध है यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके साथ ही साथ हालांकि दोपहर के वक्त जो है वो काफ़ी धूप खिलती है और मौसम यूँ प्रतीत होता है जैसे कि गर्मियों का ही वक्त हो, लेकिन सुबह और शाम के वक्त जो है वो तापमान लुढ़क कर काफ़ी ज़्यादा कम डिग्री सेल्सियस में पहुँच जाता है। जिस तरह से अभी धर्मशाला के तापमान की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, जबकि बारिश और बर्फबारी का दौर जब था उस वक्त जो है वो 9 डिग्री और 10 डिग्री तक जो है ये धर्मशाला का तापमान था। लेकिन आज जो यही तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि मैक्लोडगंज का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस, और धर्मकोट, गलू और त्रिउंड की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन मौसम के साफ होते ही तापमान जो होता है वो लुढ़कने लगता है, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो कोहरा देखने को मिलता है, और चूंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी होती है तो जब धूप खिलती है तो उसमें बर्फ पिघलने लगती है, हिमस्खलन होने लगता है। तो ऐसे में जो है वो मौसम और भी ठंडा जो है वो होने लगता है मैदानी इलाकों में। तो फिलहाल मैदानी इलाकों में आप धुंध देख रहे होंगे, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें मैं साझा करना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीरें हैं कि सुबह के वक्त कैसे भले ही कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही हो, लेकिन जो युवा है उनमें जोश जो है वो पूरी तरह से, और ये लोग सुबह के वक्त जो वो इसी ग्राउंड में आते हैं और इसी तरह से रिहर्सल करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो युवा हैं वो सुबह के वक्त जी विचित्र, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा भी हमारे साथ मनाली से लाइव जुड़ गए। सचिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनाली प्रशासन हमेशा जो है अलर्ट जारी करता रहा है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में परेशानी भी कहीं ना कहीं प्रशासन की बढ़ जाती है, और एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है कि कई जगह पर वहां पर हिमस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। जी हाँ कुसुम, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली, तो मनाली में मौसम जो है साफ हो चुका, और जैसे जब भी अक्सर देखा जाता है जब घाटी में जो मौसम साफ होता है तो उसके बाद जो है एवलांच आने का काफी खतरा यहाँ पर रहता है। तो ऐसे में जो है अब बीते कल से और आज जो है 24 घंटे के भीतर जो है सासे की तरफ से जो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई, और कहा गया है कि मनाली से आगे वाले जो सोलर नाला से जो जिला लाहौल स्पीति है वहां के कई क्षेत्रों में जो है आने वाले 24 घंटे में जो है हिमस्खलन हो सकता है। ऐसे में जो प्रशासन ने सभी लोगों से यहाँ पर अपील किया है कि इस दौरान जो है कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जब
भी घाटी में भारी बर्फबारी होती है तो उसके बाद जिस तरह एकदम से मौसम साफ होता है तो कहीं ना कहीं जो काफी ज्यादा हिमस्खलन होने का जो खतरा होता है। बीते पिछले 2 दिनों के पहले की मैं अगर बात करूं तो उसमें भी जो है सोलंग नाला से अटल टनल के मध्य जो 2 जगह पर जो है हिमस्खलन जो आ चुके थे। हालांकि इन हिमस्खलनों में किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो अब यहाँ पर जो हिमस्खलन होने का वो खतरा लगता है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और कई स्थानों पर जो हिमस्खलन भी आ रहे हैं। मैं अभी कुछ तस्वीरें दिखा दूं तो आप देखते हैं कि अभी का जो तापमान यहाँ पर बिल्कुल मौसम जो है बिल्कुल साफ हो चुका है और तापमान जो है अभी भी यहाँ पर माइनस में चल रहा है, जिसके कारण जो है बेशक मौसम यहाँ का सुहावना हो चुका है, लेकिन दिखते हैं जो है वो लगातार बरकरार है। क्योंकि अब जिस तरह मौसम और ज्यादा साफ होता जाएगा, टेम्परेचर जितना गिरता जाएगा तो उसके बाद जो है घाटी में पानी जो जमने का जो सिलसिला वो लगातार जारी होगा। इसके साथ ही जो है हिमस्खलन होने का वो खतरा भी यहाँ पर जो है लगातार जो है बनता जा रहा है। ऐसे में जो है प्रशासन की तरफ से भी ये एडवाइजरी जो है बार बार समय समय पर जो यहाँ पर जारी की जा रही है कि इन दौरान जो है कोई भी व्यक्ति जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर जो है हिमस्खलन आने का जो है खतरा जो है यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में जो प्रशासन ने भी जो है कुछ स्थानों को यहाँ पर चिन्हित किया गया, जिसमें सोलंग नाला से आगे से लेकर जो है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक का जो हिस्सा है उसको जो है यहाँ पर एवलांच प्रोन एरिया में जो घोषित किया गया और वहां पर जो कई जगहों पर जो है हिमस्खलन आते हैं। बीते अगर पिछले 2-3 सालों की हम बात करें तो हमने अक्सर देखा कि इस स्थान पर जो कई स्थानों पर जो है हिमस्खलन आया हुआ है और इस बार भी जो है अब तक जो है 2 स्थानों पर जो हिमस्खलन यहाँ पे आ चुका था। हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में जो है अभी आने वाले दिनों में भी यही आशंका यहाँ पर जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी जो है अब यहाँ पर और हिमस्खलन आ सकते हैं। आशंका जताई जा रही है। सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विचित्र को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। वक्त की कमी के चलते तो मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन सुहाना मौसम होने के साथ ही प्रशासन ने कई जगहों पर हिमस्खलन होने का खतरा भी जताया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।